नमस्कार। बिहार की 2 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं। इसे लेकर प्रचार प्रसार का दौर भी अब थम चुका है। अब बारी है मतदान की, आपको अपनी ताकत दिखाने की। इन सीटों पर, इन दोनों सीटों पर किन किन दलों ने कौन कौन से प्रत्याशी उतारे हैं, ये जानकारी आपको पहले से है। और इस जानकारी की इस बारे में हम बात भी नहीं करेंगे। हम बात इस पर करेंगे कि इस उपचुनाव में जो सत्ता पक्ष और विपक्ष, हम सत्ता पक्ष की बात करें तो एक ही है, जेडीयू ने दोनों उम्मीदवार उतारे हैं। और विपक्ष की बात करेंगे तो आप समझिएगा कि हम आरजेडी की बात कर रहे हैं। अब यहाँ पर आप सोच रहे होंगे कि हम अन्य दलों की बात क्यों नहीं करेंगे। अन्य दलों की बात यहाँ इसलिए नहीं होगी क्योंकि आरजेडी को छोड़कर अभी कांग्रेस सहित कोई भी ऐसे दल नहीं है जो अपने दम पर इन दोनों सीटों को जीत सके, या यूं कहें तो बिहार के अधिकांश सीटों पर इतनी प्रबल मजबूती और दावेदारी की स्थिति में अन्य दलें नहीं है। इस लिहाज से यहां पर विपक्ष के रूप में आरजेडी की बात ही हम करेंगे। वोटिंग करना है आप लोगों को। आप अगर वोटर नहीं भी हैं, बिहार के नागरिक हैं, इस लिहाज से भी आपको ये जानना बहुत जरूरी है कि इन सीटों पर या ऐसी परिस्थिति में जब लगातार विपक्ष दावा कर रहा है कि इन सीटों को जीत जाने के बाद हम बिहार में तख्ता पलट कर देंगे, यानी अपनी सरकार बना लेंगे, इन परिस्थितियों में हम क्या करें, किस आधार पर डिसीजन लें। ऐसे अमूमन होता है, ज्यादातर वोटर बिहार में अभी भी जातिगत वोटर हैं। या तो आला कमान को देखकर वोट करें या फिर अपने स्थानीय प्रतिनिधि की जाति को देखकर वोट करें। अधिकांश वोटर अभी कोर वोटर जिसे हम कहते हैं, हर पार्टी का अपना अपना एक कोर वोटर है, इन पार्टियों का भी है। तो इन दोनों सीटों का वोटर होने के साथ ही बिहार के नागरिक होने के नाते भी आपको इस समीकरण को जानना बेहद जरूरी है कि इन परिस्थितियों में वोट किसे दिया जाए, कौन बेहतर है। आप जब ठंडे दिमाग से बैठकर सोचेंगे, दोनों तरफ जब देखेंगे तो कहेंगे कि सभी तो चोर है, सभी भ्रष्ट है, सभी पर आरोप लगते हैं। इस स्थिति में वोट तो नहीं देना चाहिए, लेकिन वोट देना चाहिए। अब इस स्थिति में हम क्या तय करेंगे, मोटा मोटी मानकर चलें, वोट जब देना ही है, वोट दिए बिना प्रत्याशियों का चयन होगा नहीं, वोट देना ही है, तो इस स्थिति में हम यही चयन करते हैं, यही तय करते हैं कि कम चोर कौन है। चुरा तो सभी रहा है, कम कौन चुरा रहा है, घोटाला कहाँ हुआ है, अपराध कहाँ ज्यादा हुए हैं, कम हुए हैं, इन आधार पर तुलना करना होगा। विकास कहाँ ज्यादा हुआ है, कहाँ कम हुए हैं, इस आधार पर तुलना आपको करना होगा। इसके लिए सैंपल के तौर पर पिछले 30-31 सालों के कार्यकाल को आप उठाइए, उसके बाद नजर डालिए, क्योंकि एक बहुत लंबा दौर होता है। 30 साल का कार्यकाल, 3 दशक का कार्यकाल बहुत लंबा दौर होता है। परिवर्तन दिखने के लिए कहा जाता है अमूमन पार्टियों की तरफ से, नेताओं की तरफ से, कि विकास एक दिन में थोड़ी आता है, इसके लिए समय चाहिए। तो 3 दशक का समय राजनेताओं के पास, जो भी मुख्यमंत्री बने उनके पास 30 साल का कार्यकाल मिला। बिहार को वो कहां से कहां ले गए, इस पर चर्चा करने की जरूरत है। जब आप इस पर गौर करेंगे तो आप खुद निष्कर्ष पर पहुंचेंगे कि हमें किसे चयन करना है, किस आधार पर हमें वोट करना है। इस वीडियो को बनाने का मकसद किसी के पक्ष में मेरा अपील करना नहीं है कि आप इसे वोट करें, बल्कि उन परिस्थितियों को समझाना है और समझना भी है कि किस आधार पर वोट किया जाए, अपने प्रतिनिधियों का चयन किस आधार पर किया जा रहा है। हमने 90 के बाद का 3 कार्यकाल यानी 15 साल उठाया है, जो लालू राबड़ी का शासनकाल था, और उसके बाद से एनडीए की सरकार का मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जिसका नेतृत्व करते आ रहे हैं अब तक। इन कार्यकाल में क्या क्या बदला, बिहार कहां था, अभी कहां है, क्या परिस्थितियां पहले थी, अभी क्या है, इन सारे सवालों पर बात करेंगे। एक एक मुद्दे को समझेंगे कि पहले परिस्थितियां क्या थी, अब क्या बदल गया है। क्या हमें ये नहीं लगता है कि ये विकास है, क्या हमें नहीं लगता है कि इस मुद्दे पर नीतीश सरकार फेल है। इन सारे पहलुओं पर आपको भी गंभीरता से सोचने की जरूरत है। अब जरा आप इस तरफ देखिए, कुछ बिंदु आपके सामने हमने रखी है, और ये बिंदु 15 साल के लालू राबड़ी शासनकाल का है। सबसे पहला आप देखेंगे नरसंहारों का दौर। जो पुराने लोग हैं उनसे पूछा जाए, क्योंकि साल 2000 के बाद या उसके आसपास जन्मे हम जैसे, आप जैसे युवा, अगर आप
इस परिस्थिति को जानना चाहेंगे तो हमें सिर्फ कहानियों में मिलेगा, किताबों में मिलेगा, आलेखों में मिलेगा, अखबार की कटिंग में मिलेगी, पुराने आर्टिकल्स में मिलेंगे, पुराने एपिसोड्स में मिलेंगे जो बनाए गए हैं। उन परिस्थितियों पर उस बारे में जानकारी आपको मिलेगी। लेकिन आप जब अन्य लोगों से पूछेंगे, पुराने लोगों से पूछेंगे, तो वो बताएंगे कि नरसंहारों का दौर क्या था। चुन चुनकर लोगों की हत्या की जाती थी। और ये दूसरा बिंदु यही है, जाति विशेष के लोगों की हत्या की जाती थी। इस तरह की घटनाएं आम थी उस दौर में। आप जब बात करेंगे लोगों से तो निकल कर आएंगे, ग्रामीण इलाकों की बात हम ज्यादातर कर रहे हैं। कौन कौन डॉन हुए, मैं इसलिए उनका अभी नाम नहीं लूंगा। आप कहेंगे कि इसका बढ़ावा दिया जा रहा है, इसे नीचा दिखाने की कोशिश की जा रही है। ऐसी बात नहीं है। ऐसे ऐसे दबंग हुए, क्रिमिनल्स हुए जो लोगों के घरों में घुसकर अपराध की घिनौनी वारदात को अंजाम देते थे। चुन चुनकर लोगों के जाति को देखकर उनकी हत्या की जाती थी। ये दौर 90 का था, 90 के आसपास का था, बाद का था। कई नरसंहार हुए। उन नरसंहारों में क्या हुआ ये भी आप देखिए। उन नरसंहारों में जब अपराधी घरों में घुस जाते थे, लोगों को, बच्चियों को, अपने लड़कों को बचाने के लिए उन्हें लड़कियों के कपड़े पहना दिया जाता था कि ये तो लड़की है, ये लड़का नहीं है। और वैसे करके लड़कों की जिंदगी बचाई जाती थी। वो दौर था 90 का। आप ये जो लाइट ऊपर जल रहा है या आप जहां बैठकर देख रहे हैं और जो स्मार्टफोन में वीडियो देख रहे हैं, थोड़ा सा भी डिस्चार्ज होता है, पावर बैंक रखते हैं, उसे तुरंत चार्ज कर लेते हैं। वो दौर नहीं था 90 का। जाहिर तौर पे ये संसाधन इतने सस्ते भी नहीं थे कि अफोर्ड किया जाए। पहले वो चोंगा का फोन चलता था तो वही चलता था, गांव में किसी एक के पास होता था। बुलाने के लिए किसी का फोन आया है तो फलाना बाबू के यहाँ जाइए, बुलाने के लिए 5 रुपए लगेंगे, आपको 10 रुपए लगेंगे। उस दौरान 10 रुपए का भी महत्व था। 1 मिनट का 5 रुपया। खैर वो दौर महंगा था इसलिए था, लेकिन ये बिजली का दौर नहीं था। सड़कें बदहाल थी। आम लोगों के चलने के लिए भी सड़कें सुरक्षित नहीं थी। गाड़ियां तो छोड़ ही दीजिए। यह अलग बात है कि समय के बढ़ते हुए, समय के बढ़ते के साथ जैसे जैसे समय बढ़ता है परिस्थितियां भी बदलती जाती है। हालांकि ये उस दौर की ही बात थी जब बिहार से आगे, उस दौर में कई ऐसे राज्य थे जो बिहार से आगे थे। उसके बाद ये परिस्थितियां पैदा हुई। बदहाल सड़कें इसलिए थी क्योंकि सरकार ने चाहा नहीं। चरवाहा विद्यालय, अभी भी सत्ता पक्ष के नेता लगातार आरोप लगाते हैं कि उस दौरान तो चरवाहा विद्यालय हुआ करते थे, और चरवाहा विद्यालय के नाम से ही उसका तात्पर्य है कि क्या इसका मतलब होता था। हम बात कर रहे हैं नक्सलवाद की। अमूमन आप जब सोए होते थे घर में तो गांव के बाहर से गोलियां गांव की तरफ चलाई जाने लगती थी। लोग अपने घरों से दुबक कर दूसरे के घरों में, जिनके घर पक्के के बने हुए थे, पक्के मकान होते थे, उनके घरों में छुप जाया करते थे। दोनों तरफ से गोलियां चलती थी। गांव में भी कुछ लोग ऐसे होते हैं, वर्चस्व की लड़ाई थी ये। लूट दिन दहाड़े होती थी, अक्सर कहा जाता था। अक्सर मुख्यमंत्री भी इस बात को कहते हैं कि 2005 से पहले क्या था जी। इस सवाल को गंभीरता से लिया जाना चाहिए। 5 के पहले क्या था, इस पर मत जाइए कि नीतीश कुमार अभी के दौर में 5 की बात क्यों कर रहे हैं। अपना अपना तरीका है। अभी जो विपक्ष में है वो विकास को लेकर सरकार पर सवाल उठाता है। जिन्होंने विकास किया है वो कथित तौर पर जंगल राज के रूप में सवाल उठाता है। तो इन परिस्थितियों पर विचार करने की जरूरत है। लूट हो जाती थी। कहा जाता था शाम के 6 बजे ही लोगों के घरों में ताले, छिटकिनी जिसको हम लोग कहते हैं, सिकड़ी पहले हुआ करता था, वो लग जाया करते थे। उसके बाद न बाहर निकलना न लौटना। अगर बाहर निकलना तो मौत के मुंह में जाना, पता नहीं लौट कर आएंगे कि नहीं। अपहरण जैसे संगीन मामले भी देखने को मिलते थे। अब बात हम करेंगे इन परिस्थितियों के बाद
जो राजनेता थे लालू राबड़ी, पहले लालू फिर राबड़ी, ये कैसे हुआ? लालू के बाद पार्टी में कोई और भी तो कद्दावर नेता होते, लेकिन राबड़ी देवी मुख्यमंत्री बनी, बिहार की पहली अनपढ़ महिला मुख्यमंत्री और पहली महिला मुख्यमंत्री राबड़ी देवी बनी। ये क्यों, कैसे? उस समय रघुवंश बाबू कद्दावर नेता थे, लालू के बाद उन्हीं की हस्ती आरजेडी में सबसे बड़ी थी। और उनके बारे में एक चीज आपको बता दें कि जब यूपीए की सरकार बनी थी तो उस सरकार में मनमोहन सिंह की तरफ से रघुवंश बाबू को इनविटेशन आया था कि हम आरजेडी से सिर्फ और सिर्फ रघुवंश प्रसाद सिंह को मंत्री बनाएंगे, इसके अलावा कोई नहीं। और रघुवंश प्रसाद सिंह मंत्री बने थे। बहरहाल उस पर बात हम अभी नहीं करेंगे, हम बात कर रहे हैं परिवारवाद की, वंशवाद की। अभी अलग बात है कि पार्टी में कुछ ऐसे नेता भी हैं आरजेडी में, जैसे प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह, शायद ही कोई होगा जो उन्हें नहीं जानता होगा। उनके बारे में एक बड़ी दिलचस्प कहानी है कि वंशवाद न बढ़े इसलिए अपने बेटे सुधाकर सिंह को उन्होंने टिकट नहीं दिलवाया था। वंशवाद की ये कहानी है कि आगे न बढ़े। लेकिन अभी के दौर में जब उस समय रघुवंश प्रसाद सिंह लालू के बाद दावेदारी मुख्यमंत्री पद के दावेदार थे, लालू प्रसाद पर चारा घोटाला का आरोप लगा था, तो कयासबाजी मीडिया में ये चलने लगी थी कि अब रघुवंश प्रसाद सिंह मुख्यमंत्री बनेंगे, शपथ लेंगे। लेकिन इधर राबड़ी देवी मुख्यमंत्री पद की शपथ ले चुकी थी। और यही वंशवाद अब है कि अब जेल से छूटने के बाद वे लालू प्रसाद यही चाह रहे हैं किसी तरह से बेटा उनका मुख्यमंत्री बन जाए, सभी यही चाह रहा है। ये 15 सालों का ओवरव्यू आरजेडी के शासनकाल का, लालू राबड़ी के शासनकाल का। अब ये दूसरे बिंदु का जो ग्राफ है इसको आप देखें, ये 2005 के बाद का है, अब तक का है एनडीए के शासनकाल का। हम इसमें उस ड्यूरेशन को, उस कार्यकाल को, उस अवधि को हटा देंगे जिसमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आरजेडी के साथ मिलकर कुछ दिनों तक सरकार चलाई थी, जिसमें तेजस्वी यादव उप मुख्यमंत्री बने थे और तेज प्रताप यादव स्वास्थ्य मंत्री। उस करीब 1 साल के कार्यकाल को हम हटा देंगे। बाकी जो करीब 16 साल का शासनकाल, हम उसकी बात करेंगे। लालू राज की तुलना में पहले की बात ही क्या किया जाए। लालू राज की तुलना में नीतीश के शासनकाल में विकास हुआ, इसमें कोई संदेह नहीं। आप अपनी चारों तरफ जब बिहार में सर उठाकर घुमा देंगे तो आपको विकास दिख जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। इस बिंदु पर गौर करने की जरूरत है इस चुनावी सरगर्मी के बीच। लेकिन ये अलग बात है कि इस सरकार में भी कुछ जास्ती हुई है। जैसे कुछ खास जातियों को बढ़ावा दिया गया, जिस तरह से मंडल कमीशन लाया गया था, उसी तरह से नीतीश कुमार ने भी महादलित और दलित को विभाजन कर दिया, पिछड़ा अति पिछड़ा का विभाजन कर दिया और एक वोट बैंक अपने लिए तैयार कर लिया कि ये कम से कम कोर वोटर हमारे लिए बने रहे। उसके बाद लगातार कई नीतियां ऐसी लाई जिससे ये साफ झलकता रहा कि नीतीश कुमार जाति विशेष के और एक खास वर्ग के लोगों के लिए ये नीतियां ला रहे हैं ताकि आने वाले दिनों में उनके लिए मुश्किलों का सामना नहीं करना पड़े। लगातार उन पर आरोप लगता रहता है कि परिस्थितियों के मुख्यमंत्री हैं, कुर्सी के प्यारे हैं, कुर्सी बहुत प्यारी है इनको, कुर्सी का मोह है, तभी तो एनडीए से महागठबंधन से फिर एनडीए में, तभी तो इधर से उधर हो रहे हैं। इसे लेकर वो कमजोर पड़ते हैं कभी कभी। लेकिन जब इन पहलुओं पर आप नजर घुमाएंगे, क्या आपको, अगर जो पुराने लोग हैं उन्होंने लालू के राज में भी अपनी जिंदगी बिताई, नीतीश के भी राज में बिताई, अब उनसे पूछिए कि दोनों में फर्क क्या देखते हैं, तो वो आपको बता देंगे कि ऐसी परिस्थितियां नहीं थी। डर के साए में उस दौर में लोग जीते थे, अब आजाद हैं। ये अलग बात है कि अपराध अभी भी हो रहे हैं। बिहार में शराबबंदी लागू की गई 2016 में नीतीश कुमार के शासनकाल में, लेकिन शराबबंदी कितनी सफल है ये तस्वीरें भी, इसकी सच्चाई भी आपको जाननी चाहिए। आज भी बिहार के हर कोने में शराब उपलब्ध है, जहां आप कहें वहां शराब आपको मिल जाएंगे। इसमें हमें प्रमाण देने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हर कोने से शराब की खबरें अक्सर निकलकर सामने आती है। ये क्यों आती है? अगर पाबंदी होती, अगर लगाम होता
तो ये नौबत नहीं आती कि लगभग रोज देसी फैक्ट्रियां ध्वस्त की जा रही हैं, विदेशी शराब ट्रक के ट्रक बड़ी मात्रा में शराब बरामद किए जा रहे हैं। तो ये स्थिति है बिहार में। शराबबंदी पूरी तरह से जो कानून है वो सफल नहीं है। ये इस मुद्दे पर सरकार कमजोर पड़ रही है, लेकिन ये कहीं ना कहीं बेहतर पहल है। इस पहल से ये आप नहीं कह सकते हैं कि नीतीश कुमार के द्वारा लाया गया ये फैसला गलत है, लेकिन अति पिछड़ा दलित, महादलित, जाति विशेष के लोगों को बढ़ावा देना। कुछ दिन पहले ही मुख्यमंत्री कैबिनेट में एक एजेंडे पर मुहर लगी जिसमें ओबीसी वर्ग के छात्रों के लिए एक खास नीति बनाई गई, जिसमें उनके लिए अलग विद्यालय बनाए जाएंगे, अलग छात्रावास बनाए जाएंगे, जहां रहकर वे अच्छे से पढ़ाई कर सकेंगे। ये नीति मुझे नहीं लगता कि सही है, क्योंकि उससे नीचे ओबीसी वर्ग से जो नीचे है एसटी एससी, वो क्या कहें। ये अलग बात है कि उनके लिए अलग योजनाएं हैं। जो ईडब्ल्यूएस के छात्र हैं वो क्या करेंगे, वो भी तो कमजोर हैं, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन। तो इन परिस्थितियों की आलोचना, इन नीतियों की आलोचना मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा उठाए गए, बनाए गए नीतियों की आलोचना होती है, लगातार कहा भी जाता है। मुझे लगता भी है कि मुख्यमंत्री रहते ये सब जो कदम है, ये मनमानी फैसला जिसे आप कहते हैं कि हम अगर हमारे हाथ में पावर है तो मैं जो कह दिया सो कह दिया, इस तरह के फैसले ये हैं। लड़कियों की शिक्षा की बात करें, कुल मिलाकर जब शिक्षा की बात करते हैं तो निश्चित तौर पर लड़कियां स्कूल नहीं जाती थी, ये अलग बात है। इक्का दुक्का गिने चुने पढ़ लिख कर बड़े अफसर बनते थे, लेकिन अमूमन बड़ी आबादी स्कूल नहीं ही जाती थी। घर में खाना बनाने का काम या घर का ही काम वो करती थी। लेकिन ऐसा क्रांतिकारी बदलाव आया, चाहे वो साइकिल देने से लेकर पोशाक देने तक हो, लड़कियां बाहर निकलने लगी, वो पढ़ाई करने लगी। हालांकि शिक्षा की गुणवत्ता पर सवाल उठते हैं, क्वालिटी एजुकेशन बिहार में नहीं है। अन्य राज्यों की तुलना करें तो बिहार में जो शिक्षा का दर है वो नीचे है। अभी भी लोग पास तो कर जाते हैं। क्वालिटी एजुकेशन की जब बात करें तो परिस्थितियां कई तरह की नजर आती हैं। कैसे लोग पास कर जाते हैं, उनके पास डिग्रियां तो हो जाती है, लेकिन वो पास कैसे करते हैं, इस सिस्टम की भी पोल खुलती है। लेकिन पहल किए गए हैं, जो कदम उठाए गए हैं वो सकारात्मक है। उसके लिए प्रबंध किए गए हैं। उसके लिए जब नियोजन पर या उससे पहले ट्रेनिंग के जरिए जिन शिक्षकों की बहाली होती थी, उसके बाद नियोजन आया, फिर टीईटी एग्जाम आए, फिर उसी बहुत सारे परीक्षाओं को पास करने के बाद शिक्षकों की बहाली होने लगी। तो ये निश्चित तौर पर क्रांतिकारी परिवर्तन है। अलग बात है कि क्वालिटी एजुकेशन अभी भी बिहार के छात्रों को नहीं मिल रहा है। सरकारी स्कूलें बदहाली की कगार पर है। अब आप कहेंगे, अभी के जो विपक्ष के नेता हैं वो सवाल उठाते हैं कि बिहार में तो शिक्षा व्यवस्था बदहाल है। तो पहले क्या था? क्या पहले इससे बेटर था? पहले के स्कूलों में पहले तो ऑप्शन ही नहीं थे ना, पहले आकलन भी तो नहीं होता था। पहले जितनी आसानी से आपको इन चीजों की जानकारी आपको मिल जाती है, पहले ये जानकारियां आपको नहीं मिलती थी। जो हो रहा है सो हो रहा है। अगर कोई घर का सदस्य, घर का लड़का स्कूल जा रहा है तो वो जा रहा है, क्या पढ़ रहा है इससे आपको मतलब नहीं होता था। घर के कम ही लोग पढ़े होते, कितने लोग पढ़े होते हैं, कितने लोग पढ़े होते थे, शिक्षित होते थे। ये ग्रामीण क्षेत्रों की बात खासकर हम कर रहे हैं, यह आपको भली भांति मालूम है। और सबसे बड़ी बात जो है, जब हम बात करते हैं कि लालू प्रसाद यादव ने चारा घोटाला में जब उनका नाम आया, लगा कि अब दबाव बढ़ेगा, इस्तीफा देना ही पड़ेगा, तो राबड़ी देवी अपनी पत्नी को मुख्यमंत्री बना दिया। अब जद्दोजहद में है कि बेटा तेजस्वी मुख्यमंत्री बन जाए और एक और बेटा है उसकी पैठ मजबूत हो जाए। विधायक तो है ही, बेटी भी राज्यसभा सांसद है। सभी को एक अच्छा मुकाम लालू परिवार ने दे दिया, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन नीतीश कुमार, ऐसा तो नहीं है कि नीतीश कुमार अपने बेटे निशांत को मुख्यमंत्री बना देंगे, क्योंकि राजनीतिक रूप से वो सक्रिय नहीं है। राजनीति के क्षेत्र में उन्होंने कदम भी नहीं रखा है। इन चीजों से तो कम से कम समझना चाहिए कि बिहार में क्या उचित होगा, क्या अनुचित होगा। और ये जो दावे किए जा रहे हैं, इसकी सच्चाई भी हम आपको बता देते हैं। और इन 2 सीटों को जीत लेने के बाद बिहार में तख्ता पलट के जो दावे किए जा रहे हैं, इसकी सच्चाई भी हम आपको बताते हैं। इस दावे की सच्चाई उतनी है जैसे हवा में तीर मार देना होता है, तुक्का मार देना होता है। 4 विकल्प आपको मिलते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में, उसमें से किसी एक पर आप टिक कर देते हैं, वो सही हो जाता है।
यही वाली बात तेजस्वी यादव ने, यही वाली चाल तेजस्वी यादव ने चल दी है इस चुनाव में कि ये जीत लेंगे तो सरकार बन जाएगी। असल बात है कि जेडीयू के लिए ये दोनों सीटें नाक बचाने की बात है, साख बचाने की बात है, इज्जत का सवाल है, क्योंकि उनके ही प्रत्याशी इस सीट पर, इन दोनों सीटों पर जीते थे पिछले चुनाव में, लेकिन अब उनका निधन हो गया है। इन दावों, ऐसे दावे पहली बार नहीं किए गए, इससे पहले भी आपको याद होगा 15 अगस्त की बात है, 15 अगस्त के पहले की बात है। कई नेता लगातार, वरिष्ठ नेता श्याम रजक जैसे नेता ने कहा था कि बिल्कुल तेजस्वी यादव 15 अगस्त को गांधी मैदान में स्वतंत्रता दिवस का झंडा फहराएंगे। और किन्होंने 15 अगस्त को गांधी मैदान में झंडा फहराया, अभी कौन मुख्यमंत्री है, बिहार में किसकी सरकार है, ये बताने की जरूरत नहीं है। बहरहाल ये वीडियो मुझे लगता है कि उनके लिए बहुत जरूरी होगा जो सोच रहे हैं कि इस चुनाव में, इन दोनों उपचुनाव में, या जो नागरिक होने के नाते ये सोच रहे हैं कि किसे जीतना चाहिए, पर क्या ठीक होगा बिहार के लिए, क्या तेजस्वी जीत जाए तो ठीक होगा या जेडीयू ही जीते तो ठीक होगा, उनके लिए बहुत जरूरी साबित होने वाला है। ये उनके लिए नहीं है। अगर आप सोच लिए हैं कि मुझे तो इसी को देना है तो आपका बहुत शुक्रिया, और आप अगर वीडियो देख लिए हैं तो आपका भी बहुत शुक्रिया।